तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे संविधान के भाग 4, जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। तो देखिए क्रमशः इन अनुच्छेदों के संबंध में हम जानते हैं, एक ब्रीफ इनका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। 36 अनुच्छेद संख्या जो है ये 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि संघ का राज्य कैसा होगा और राज्य हम किसे कह सकते हैं। इसके अलावा 37 में इस राज्य में समाहित जो सिद्धांत हैं कौन-कौन से लागू किए जाने हैं, इस पर राय रखी गई है संसद द्वारा या संविधान द्वारा। अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा जनकल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। देखिए नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत क्या है, जो संविधान है उसकी आधार पर संसद कहें या संघ कहें, वो राज्यों को निर्देशित कर रहा है कि राज्यों को कैसा आचार करना है, कैसा व्यवहार करना है, क्या-क्या कार्य करना है। और यही सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। तो जिस प्रकार से मूल अधिकार थे, मूल अधिकारों का उद्देश्य था जो भारत की जनता है उनको सुखी रखना, उनके जो भी कर्तव्य हैं, उनके जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना। इसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो राज्य हैं वो अपने वहां रह रही जनता की सुख सुविधा और उनके संरक्षण के लिए कार्य करें। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों पर ये बात लागू नहीं होती है कि अगर उनको पूरा नहीं किया जाएगा तो कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जैसे मूल अधिकार का हनन होने पर या मूल अधिकार पूरा ना होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, किंतु जो नीति निर्देशक तत्व हैं अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 36 से लेकर के 51 तक ये हैं। 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में राज्य में समाहित जितने भी सिद्धांत हैं उन्हें लागू करना है। फिर 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के कार्य और सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसको ऐसे ही याद करना है आपने, बहुत डिटेल में ऐसा कुछ नहीं है कि आप याद करें और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो 39 जो है उसमें राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत रखे गए हैं। अभी तक के पढ़े गए 4 सिद्धांतों में आपका 38वां सिद्धांत 38th जो अनुच्छेद आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, जहां पर राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। इसके बाद 39 के अंतर्गत सामान्य न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। 39A, देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसका मेन कंसर्न क्या है, उसको लेते हुए संविधान की बातें पूछी जाती हैं सामान्यतः, और साथ ही साथ जो सामान्य बातें हैं जो संविधान की सबको पता होनी चाहिए जन सामान्य को, वो पूछी जाती हैं। तो अभी आप एक शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं कि शिक्षक का कार्य क्या है। तो अगर राज्य द्वारा कोई जन कल्याण करना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये कोई संस्तुति दी गई है तो शिक्षक का कार्य भी तो यही है ना? शिक्षक को समाज का निर्माता कहा गया है। इसी प्रकार से समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में क्या उपबंध किए गए हैं, कहाँ किए गए हैं, ये जानकारी भी शिक्षक को होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिनमें से जो जो शिक्षक के काम की है, जो शिक्षक को समाज कल्याण के लिए परिपक्व बनाती है, बच्चों के अधिकारों को दिलवाने के लिए परिपक्व बनाती है, वो सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 40 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। इसके बाद है अनुच्छेद 41। देखिए 40 को आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैं बोल चुका हूँ। कुछ मामलों में काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता। तो जो भी लोग, जो भी जनता किसी राज्य के अंतर्गत आती है तो उनको काम दिलाना ये राज्य की जिम्मेदारी है, रोजगार दिलाना, ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। इसके बाद 42 है आर्टिकल आपका, जिसमें न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान दिए गए हैं। तो जो भी आप काम दे रहे हैं अपनी जनता को, जो भी कार्य आप उनसे करवा रहे हैं, वो पूर्ण रूप से मानवीय कार्य हो, अमानवीय कार्य ना कराया जाए। जैसे हम कहते हैं कि बच्चों से बदवा मजदूरी कराई जा रही है, किसी से बदवा मजदूरी कराई जा रही है, तो क्या है, एक प्रकार से अमानवीय कार्य है जिसमें अनिच्छा से व्यक्ति कार्य करता है और प्रताड़ना को सहता है। ठीक है, तो ऐसे कार्य नहीं होने चाहिए, न्यायोचित कार्य कराने जाने चाहिए। ये
42 में निर्देशित है। फिर है 43 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि देना, 43 के अंतर्गत कहा गया है। इसके बाद 43 के दो और पार्ट हैं, 43A एंड 43B। तो 43A में तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ 43B में सरकारी समितियों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। ठीक है, फिर आते हैं हम 44। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि हमारे राज्य के जो डोमिसाइल्स हैं, जितने भी लोग यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनमें से कुछ को तो विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, कुछ को नहीं दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कई लोग आपने देखा होगा जो बीजेपी के नेता वगैरह होते हैं, तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी जाती है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो और प्रशासन द्वारा हो। लेकिन एक आम जो नागरिक होता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। एग्जाम्पल के लिए अभी आप देखिएगा कि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और कोई रूल आपने तोड़ा है और आप सामान्य नागरिक हैं, तो आपसे पूरा चालान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो आपको उसमें छूट दे दी जाती है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। ठीक है, तो नागरिकों को समान रूप से आचार उनको बताने हैं और उनके लिए समान नागरिक संहिता की व्यवस्था करनी है। अनुच्छेद 45, आज वर्तमान में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा देने का जो एक निर्देश है वो भी रखा गया है। ठीक है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और 45, अनुच्छेद 45 जो है वो आपका, जैसे अनुच्छेद 21A में मैं आपको मैंने बताया था कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इनको जोड़ा गया है। और अनुच्छेद 20A में तो शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 45 में ये कहा गया है कि शिक्षा प्रदान करना ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, इसके आगे 45 में बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। 6 वर्ष से कम नहीं होगा ये। ठीक है, थोड़ा आपने गलत लिखा होगा, देख लेना है इसको। 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, बोल सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। वैसे वर्तमान में जो ये अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बनता है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 6 वर्ष से पूर्व तो हम शैशवावस्था मानते हैं, तो उस समय तो अ, ये सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी देखभाल करे। आपने देखा भी होगा कि जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वहां से ऐसे नवजात शिशुओं के लिए क्या होता है, राशन दिया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है ना। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे सत्तू है या फिर दालें हैं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने पीने की, जब तक बच्चा 6 वर्ष का ना हो जाए तब तक। 46वां जो अनुच्छेद है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाकी जो कमजोर वर्ग आपको लग रहा है समाज में है, उनके लिए विशेष रूप से शिक्षा और आर्थिक हितों की व्यवस्था की जाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित आपके आर्टिकल्स बनते हैं, अनुच्छेद बनते हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। क्यों ये महत्वपूर्ण रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, और अगर नहीं भी शिक्षक बन रहे हैं, तो नागरिक होते हुए आपको देश का या फिर राज्य का ये दायित्व बनता है कि किसी भी व्यक्ति को जो इन अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़े वर्ग से आता है, या कहें कि जो जिनके साथ भेदभाव होता हुआ दिखाई देता है अधिकतर, तो उनके लिए आप क्या करें, विशेष रूप से सावधान रहें और उनके लिए आवाज उठाए, या जो कुछ भी है, ऐसा सरकार चाहती है, तो इसलिए आपको ये अनुच्छेद तो पढ़नी है। अब माना कि आप किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उस समाज से तो आप मिलेंगे जुलेंगे ना, तो आपको ये भी देखना है कि उस समाज में जो इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके साथ सही व्यवहार हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अपने जो बच्चे हैं उनको भी ये अच्छी शिक्षा दें आप। तो इसके लिए क्या है, ये आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे कारण होता है, उस कारण को जानिए, आप समझिए। कोई भी एग्जाम आप देते हैं, सिर्फ टीचिंग का ही नहीं, वहां पर आपको इसीलिए वो आर्टिकल पढ़ने हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे अपने बीएड के, या फिर ये जो लेक्चरशिप के, तो वहां पर भी आप पाएंगे कि ऐसे प्रश्न ही पूछे गए, बहुत कॉमन आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिनमें से मूल अधिकारों में आपने नोटिस किया होगा आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, है ना। फिर है अनुच्छेद 47, पोषाहार व का स्तर बढ़ाना।
जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार कदम उठाए। ठीक है। फिर अनुच्छेद 48 के अंतर्गत है कृषि एवं पशुपालन संगठन। ओके। और इसी क्रम में 48 ए के अंदर है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन तथा जीवों की सुरक्षा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप फिर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 48 ए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन्य जीवों एवं वन की सुरक्षा की बात की गई है। और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि वातावरण या कहें कि एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे उसको अच्छा बनाया जाए, इससे संबंधित हम परिचर्चाएं वैश्विक स्तर पर करते आ रहे हैं। फिर है 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। जो भी ऐसी वस्तुएं हैं, जो भी ऐसे स्मारक हैं जिनका राष्ट्र के सम्मान से संबंध है, उनका संरक्षण किया जाए, उनका रिनोवेशन जो है वो सरकार अपने खर्चे पर करे। ठीक है, तो ये चीजें आपने याद रखनी। 48 ए आपके लिए बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 50 में आते हैं हम, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ये अगर आप कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी जो टीचिंग की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं वहां पर शायद ये इतना इम्पोर्टेंट ना रहे आपके लिए। तो 50 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। देखिए, जो ये डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपसे, जो इस वीडियो में है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल स्क्रीनिंग का जो एग्जाम है उसको फोकस रखते हुए पढ़ाना है। राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बोला जा रहा है या कहा जा रहा है कि ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, तो वो सिर्फ उस संदर्भ में इम्पोर्टेंट है कि प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा में आ सकता है। बाकी सारी परीक्षाओं में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप ज्यादा सोचे ना। फिर आते हैं हम 51 के अंतर्गत, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन। ठीक है। तो कई सारे राज्य हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनती हैं, या फिर वहां पर अंतर्राष्ट्रीय लोग जो हैं, मतलब विदेशी लोग घूमने आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, तो वहां पर उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो ये थे आपके नीति निषेध तत्व। देखिए, इनके अंदर बहुत डिटेलिंग है, उतनी डिटेलिंग हमारे काम की नहीं है। आपको सिर्फ जो ये आर्टिकल्स है इनको रीड आउट करना है, पढ़ लेना है, और जो आपसे इंपॉर्टेंट कहा है उनको आपने कंठस्थ कर लेना है, यानी याद कर लेना है। अब आते हैं हम मूल कर्तव्यों पर। ये सारे के सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसको आप विशेष रूप से देखिएगा। देखिए, मूल कर्तव्यों में अगर हम बात करते हैं तो पहले मूल कर्तव्य नहीं थे, लेकिन सन 1976, कभी समय मिले तो आप पढ़िएगा, सन 1968 के बाद से लेकर के सन 1980 तक की जो राजनीति है वो किस रूप में रही। तो ये माना जाता है कि सन 1976 में, माना क्या जाता है, कई सारे लेखकों ने अपनी किताबों में लिखा भी है, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय में इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी, तो उस समय उन्होंने ये पाया कि जो लोग हैं वो अधिकारों की बहुत बात कर रहे हैं और उसके आधार पर विद्रोह कर रहे हैं। तो उन्होंने संविधान में कुछ कर्तव्य को जोड़ने के लिए भी क्या किया, कमेटी गठित की, और सरदार स्वर्ण सिंह की जो समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर 10 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंतर्गत खंड ए में जोड़े गए। ठीक है, और इसको रखा गया भाग 4 ए में, क्योंकि अलग से इनको जोड़ना तो सही नहीं था, तो इसलिए भाग 4 के अंदर ही एक खंड बनाया गया, अ या क या ए, जो भी कहेंगे आप, तो भाग 4 क, और उसके अंदर अनुच्छेद 51 में 51 को ये बना दिया गया, और इसके अंदर अब कुछ 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य, जिसको हम शिक्षा का मूल कर्तव्य कहते हैं, ये भी जोड़ा गया। तो इस प्रकार से 86वें संविधान संशोधन, जिसकी मैं चर्चा आपसे कल से करता आ रहा हूं, जो कि 2002 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। पहला था 21 ए, शिक्षा मूल अधिकार के रूप में। दूसरा था 45, शिक्षा राज्य का कर्तव्य है। और अब 51 ए के अंतर्गत ई, यानी कि 11th पार्ट जो होगा, आप काउंट कर लीजिएगा अपने उंगली से, ABCDEFGHIJK, तो के, तो 11 ए के अंदर जो पार्ट के होगा, 11वां जो पार्ट होगा, वो क्या कहेगा कि ये हर भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है कि वो अपने अपने जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रेरित करे और उनको दिलवाए। ठीक है, इस प्रकार से
अब 11 मूल कर्तव्य रह गए हैं। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, अब क्या कर्तव्य हो गया देखिए, पहला, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जितने भी आर्टिकल आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप इनको नोट करिएगा और सारे आर्टिकल आप 2-3 बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न इस रूप में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो पहला है आपका संविधान का पालन, क्योंकि संविधान बनाया गया है तो आपको उसका पालन करना आवश्यक है। इसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो जिन्होंने भी हमारे देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो उनके आदर्श हो, उनके विचार हो, जैसे अहिंसा का जो विचार है हम मानते हैं कि उसके आधार पर हमको आजादी मिली है या स्वतंत्रता मिली है, तो ऐसे आदर्शों का हमने हमेशा पालन करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो भारत क्या है, एक संप्रभु देश है जिसमें बहुत सारे राज्य मिले हुए हैं, तो हर राज्य के हर नागरिक भारत का नागरिक भी है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वो राष्ट्रीय एकता में योगदान दें और अपने देश की संप्रभुता को बनाए रखें। फिर है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब कि अगर ऐसा कभी समय आए कि जनता की राष्ट्र को आवश्यकता पड़ रही, तो वो राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। जैसा कि अभी आपने देखा कि जब मेडिकल इमरजेंसी आई थी कोरोना वायरस की वजह से, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ये आह्वान किया था कि जो भारत की जनता है वो मिल करके अनुदान करे और इस अनुदान के माध्यम से हम क्या करेंगे, कोविड से लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार की इमरजेंसी थी। कल की डेट में अगर कोई देश से अटैक होता है, ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में चाइना से लड़ाई हुई थी, तो उस समय उन्होंने क्या आह्वान किया था कि हमें एक समय का खाना छोड़ दे, सॉरी अकाल आते समय किया था, सॉरी, जब अकाल आया था देश में तो उन्होंने कहा था कि हमें एक समय का खाना छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर आपसे राष्ट्र कुछ मांग करता है तो आपको राष्ट्र हित में वो कार्य करना होता है। फिर भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध है। तो करना क्या है, जितने भी आपके आसपास लोग रहते हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के हों, आपने उनका पूर्ण सम्मान करना है। सिर्फ उनके लिंग यानी कि स्त्री होने पर या उनकी जाति या उनके धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करना है। अगर ऐसी कोई प्रथा आपके समाज में है तो आपने उसे त्याग देना है। हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारे देश की संस्कृति है, जो गौरव उसका है, उसको पहले तो आपने खुद समझना है, उसका सम्मान करना है और फिर उसका रक्षण करना है, यानी कि अपने आस-पास के लोगों में उसको फैलाना है। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा करनी है, उसका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी रूढ़िवादियाँ चली आ रही हैं, आपको पता ही है। देखिए, किसी भी धर्म की जो मान्यताएँ होती हैं, सारी ही मान्यताएँ खराब नहीं होती हैं, कुछ मान्यताएँ अच्छी भी होती हैं, लेकिन कई सारी मान्यताएँ होती हैं जो कि समाज में एक प्रकार से कहें कि असंतोष पैदा करती, तो उन मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन के लिए प्रेरित करता है, यानी कि हर एक चीज़ जो दिख रही है, वो समान रूप से सबको महसूस हो। और मानववाद की बात करता है कि प्रत्येक मानव का समान अधिकार है, जो अधिकार आप चाह रहे हैं अपना समाज से, वही अधिकार आपको समाज को देना भी चाहिए। आदि की जो भावना है, उसका विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल आए दिन आंदोलनों में सार्वजनिक संपत्ति को ही टारगेट किया जाता है कि भाई किसी की व्यक्तिगत संपत्ति को अगर आप क्षति पहुंचाओगे तो वो तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा, वो आपके खिलाफ केस कर देगा, आप लंबे समय तक जेल में चले जाओगे। ठीक है,
तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है और हिंसा भी नहीं करनी है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने या बढ़ने का सतत प्रयास करना है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है? तो ये थे आपके पूर्वगत 10 मूल कर्तव्य। अब आते हैं हम 11वें मूल कर्तव्य में, जो कि है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है? तो ये आज के लिए मैं मानता हूँ कि नीति निषेध तत्व और ये मूल अधिकार काफ़ी हैं, आप लोग इसको पढ़ें। फिर इसके बाद कल की क्लास में हम भारत का राष्ट्रपति के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, उनको चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि भारत के राष्ट्रपति के साथ-साथ जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है, अगर समय लगता है तो कल ही हम उस पर भी चर्चा कर लें, ताकि कम समय में हमारा अधिक से अधिक जो सिलेबस है वो पूरा हो सके। तो कल कोशिश की जाएगी कि भारत का राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति, इन दोनों के संबंध में चर्चा की जाए और अभी की क्लास को हम यहीं ओवर कर रहे हैं। धन्यवाद। आप लोग को जितना पढ़ाया गया है इससे पहले की वीडियोज़ में वो भी पढ़ लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। जितना आपको सही लगे उतना आप नोट भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल।